कह दिया ठाकुरों ने, आ जाए आपकी बार वोट मांगने के लिए, इनको पता लगेगा। आज ब्राह्मण और सवर्णों की बात होती है, यूजीसी एक्ट होता है, तो मेरे समाज के सांसद दिखा दो कितने पहुंचे हैं। अगर प्रभु श्री राम को शस्त्र विद्या दी तो किसने दी? हमने दी। कृष्ण जी को शस्त्र विद्या दी तो किसने दी? शास्त्र की रक्षा हम करें, सनातन की रक्षा हम करें, राष्ट्र की रक्षा में हम लगे रहें, लेकिन हमारे पास हम क्या है? खाली हाथ। कि जब इनको महिला बिल पेश करना हो तब सारे सांसद इकट्ठे हो जाते हैं, जब कसाब की फांसी रोकनी हो तो सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हमारे ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़े जा रहे हैं, क्या वो ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं है? देखो, जब सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए जब हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से कानून बन रहे हैं, तो जो ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं? जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, हमारा कैरियर बर्बाद करने के लिए चीजें चल रही है। इन्होंने ऐसा एक कोई काम किया हो कि भाई जिससे उनको ये लगता हो सभी जातियों के लिए कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन किसका साथ और किसका विकास? एक प्रश्न जो मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे भी मेरा प्रश्न है कि जब इनको महिला बिल पेश करना हो तब सारे सांसद इकट्ठे हो जाते हैं, जब कसाब की फांसी रोकनी हो तो सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आज ब्राह्मण और सवर्णों की बात होती है, यूजीसी एक्ट होता है, तो मेरे समाज के सांसद दिखा दो कितने पहुंचे हैं राष्ट्रपति के पास। प्रियंका चतुर्वेदी भी बाद में आई है। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं अपने समाज से, मुझे लेना देना नहीं है, हम किसी समाज के विरोधी नहीं है। मैं तो सीधे से 180 सांसदों से क्वेश्चन कर रहा हूं कि मेरा ब्राह्मण आज उत्पीड़न में है, कितने सांसद पहुंचे राष्ट्रपति के पास कि बिल बनाओ उनके पास, उत्पीड़न बिल दीजिए। तो जब इनको दलित बिल, जब इनको महिला बिल देना होता है तो 239 है, 500 सांसद पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सवर्ण समाज का या ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न होता है तो एक भी सांसद नहीं जमा हुआ है इनके मुंह में। हमें क्या केवल एक वो गऊ बना के छोड़ दिया कि सड़कों पर वो गऊ घूमती रहे? क्या लगता है? मैं क्लियर कह रहा हूं, ये 2027 में भी इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये चेतावनी भी दे रहा हूं कि मेरे समाज के लोगों के साथ अगर उत्पीड़न हुआ तो बेशक से 100 नोटिस दे दे आज राहुल गांधी, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि मेरे समाज का उत्पीड़न होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। सर, आपने सांसदों की बात करी, जी। लगता है कि वो इस वजह से नहीं आवाज उठा रहे कि उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता? नहीं, कुर्सी की चिंता दी किसने? कुर्सी दी किसने? आप ये देखो ना, 1980 में ये आपकी जनसंघ, उससे पहले बना, जनसंघ का झंडा किसने उठाया था? अब बताइए। स्वर्ण समाज ने उठाया था ना। भाजपा का झंडा किसने उठाया था? स्वर्ण समाज ने उठाया था ना। और 4 लाख से ऊपर जो राजनाथ सिंह की कंस्टिट्यूंसी है, ब्राह्मण है वहां पर, पता लग जाएगा 2029 में। गाजियाबाद के ठाकुरों ने तो कह दिया, 120 ठाकुर गांव है वहां पर, कह दिया ठाकुरों ने, आ जाए आपकी बार वोट मांगने के लिए, इनको पता लगेगा। ये जो बात कर रहे हैं ना, अगर एकजुट नहीं हुए हम, लेकिन फिर मैं अपने समाज को भी चेता रहा हूं कि अगर हम आज एकजुट नहीं हुए, आज हम लोगों ने एक गांठ नहीं बांधी, तो इनको सबक नहीं सिखा पाएंगे। आपका नाम क्या? क्यों नहीं हम दीपक गौड़ को जिताते वहां से? मैं तो बिल्कुल क्लियर नाम कहूंगा। जिस आदमी ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमारे ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कोई प्रोडक्ट है, वो क्यों नहीं आता आगे? कोई एक व्यक्ति भी आज आप चंद्रशेखर रावण की बात करते हैं, उसकी एक तारीफ कर रहा हूं मैं, भले ही वो हमारे खिलाफ हो, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो खड़ा तो है। आज हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से या दीपक गौड़ की पार्टी से कोई जीत करके जाता तो संसद में खड़ा होकर के बोलता, खुलेआम बोलता कि मेरे लिए एक्ट बनाइए। जो पहले चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने उठाकर कहीं ना कहीं हमारे भगवान विष्णु के ऊपर टिप्पणी कर दी। 2010 में चले जाइए, बालाकृष्णन साहब जो थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने राधा और कृष्ण के ऊपर अश्लील टिप्पणी की। तो बात यह है कि जब हमें पीड़ा होती है तो हमारे पास बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है। और आपने पीछे भी देखा होगा, एक बिहार की, मूल रूप से बिहार की पार्टी है, उसकी प्रवक्ता महोदय क्या कर रही है कि इनको टारगेट किया जाए। आज हमारे यूथ को, हमारी तो कट गई, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, हमारा कैरियर
बर्बाद करने के लिए चीजें चल रही हैं। होता क्या है, हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। आपने विष्णु शर्मा का और कईयों का केस देखा होगा, 20-20 साल के बाद वो लोग, उनका घर बिक जाता है, बार बिक जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, और फिर क्या निकलता है उठा के जी ये तो बेकसूर थे। आप कोई आपस का झगड़ा जरा सा हो जाए किसी बात को लेके, उसमें आप हमारे ऊपर केस लगा दीजिए। तो इन सब, अभी जैसे यूजीसी का मसला आया, यूजीसी कोई समस्या नहीं होती क्योंकि वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व तो था नहीं। खतरा यह था कि उस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता था। दुरुपयोग किया जाए तो हमारे पास भी तो अपने बचाव के लिए हम मतलब शास्त्र की रक्षा हम करें, सनातन की रक्षा हम करें, राष्ट्र की रक्षा में हम लगे रहें, लेकिन हमारे पास हम क्या है, खाली हाथ, हम कवच नहीं पहन सकते। हमारे पास किसी प्रकार का कोई कवच नहीं है। इन सब चीजों को, इस ही मांग को लेकर हम आज तो ज्ञापन सौंप रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर। उसके अंदर मांग है, यद्यपि प्रैक्टिकली जाओ, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं और प्रैक्टिकली हमें भी पता सरकार नहीं मानेगी, लेकिन हमने उसके अंदर लिखा है कि वर्तमान जो संसद का सत्र है उसके अंदर इस बिल को लाए। आप में महिला आरक्षण दुनिया भर के बिल लाते लाइए, और हम जो ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम की मांग कर रहे हैं उसके अंदर हम किसी का कानून छीन नहीं रहे हैं। आपने जो भी एक्ट बना रखे बनाए रखिए, महिला आरक्षण है, SC ST का आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, दुनिया भर का आयोग होता है। एक ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम बनाने से, एक उनका आयोग या उनके लिए कानून बनाने से, पूजा कराने तो जाए राम मंदिर के उद्घाटन के अंदर ब्राह्मण, पूजा का मोदी जी जिस राम मंदिर को लेकर चल रहे उसका मुहूर्त निकाले ब्राह्मण, बाकी चीजों के लिए ब्राह्मण। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमेशा सबकी बात कीजिए, आप पिछड़ों की बात कीजिए, आप वंचितों की बात कीजिए, लेकिन सत्य यह है कि आप बेशक आंकड़े कहीं से कहीं तक निकाल लीजिए, हमारे ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से उत्पीड़ित है। अब कहने को आप कुछ भी कह दिया जाए, आर्थिक रूप से मैं जहां तक समझता हूँ सबसे ज्यादा विपन्न अगर कोई समाज है तो वो ब्राह्मण समाज है। इसलिए एक वरिष्ठ पत्रकार जी, हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते, राजा रावण जैसा बताया ना जी, और ना कोई अनंत था, और गुरु श्रेष्ठ जैसा भगवान मेरी माँ को करा तो मौका मिलेगा तो इनकी वंशज आज कल्पना कर रही है, इतनी परेशान है, क्या कुछ कारण रहा होगा इसके बारे में कुछ? कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा। आज देखिए, आज परशुराम जयंती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज देखिए ना, हमें जहाँ परशुराम जी के प्रकटोत्सव के ऊपर हमें आयोजन में सम्मिलित रहना चाहिए था। आज हम पीड़ित वंचित समाज, आज हम अपनी सुरक्षा की मांग करने के लिए यहाँ पर हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है साहब कि भाई परशुराम जी और आपने जितनी भी दुनिया भर की बातें कही हैं उसके अंदर है क्या। जब मनु महाराज का संविधान था तो वो सबके लिए कर्म आधारित था। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी था अपने कर्मानुसार, कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी था, और वह सबको बराबर। लेकिन मैं माफी के साथ कहूंगा, अंबेडकर शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो भी हैं तो ब्राह्मण ही अंबेडकर, लेकिन फिर भी जो आजाद भारत का, जो इस आजाद भारत का संविधान है उसमें हम जो ब्राह्मण लोग खड़े हैं, हम इस आजाद भारत के गुलाम लोग हैं। हमें संविधान किसी भी प्रकार का अपने बचाव का अधिकार नहीं देता है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जब प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता तब दो ही चीजें होती हैं, या तो उनके अंदर कुंठा जागृत होती है जो देर सवेर कहीं ना कहीं हिंसा का रूप धारण करती है, या अगर वो सक्षम है तो पलायन कर जाते हैं, विदेशों के अंदर चले जाते हैं। और वहां पर आप देख लीजिए इंटरनेशनल जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ब्राह्मणी है ना, तो ये जो कमी है, जो हम पीड़ित हैं, जो आज हम मारे फिर रहे हैं और बड़ी मजबूरी में, ये कानून अब से पहले बन जाने चाहिए थे, लेकिन हम बहुत मजबूरी के अंदर आज की तारीख में यहाँ है। और मैं फिर कहूँगा, रिपीट करूँगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो कहीं भी बराबरी का अधिकार नहीं देता। कहा जरूर गया है कि अंतिम छोर तक अंतिम व्यक्ति को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप हमें सबसे ऊंचा मानते हैं जातिगत आधार पर, जो कह दिया जाता है तथाकथित रूप से, तो जो आपके सबसे प्रथम पंक्ति में सबसे आगे खड़ा है वही वंचित है। उसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है, एक बहुत छोटा शब्द है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, हर कदम पर अन्याय हो रहा है। और मैं दावे से कहता हूं हर तीसरे दिन
आप केवल ट्विटर पर चले जाइए, हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केवल 2 स्टेट उठा लीजिए, आपको हर तीसरे दिन जातिगत आधार पर ब्राह्मण पीड़ित होता नजर आ जाएगा। तो क्या लगता है कि जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं वो इस संविधान से संभव है या मोदी का ये छलावा है? बिल्कुल, अगर आपकी बात कहूं तो स्पष्ट छलावा है। आप कहिए ना जो विकसित भारत है, अब विकसित का मतलब तो फिर सभी का, अब वही कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो ब्राह्मण समाज का विकास, और विकास भी छोड़ दीजिए, विकास ना हो, हम इतने सक्षम हैं कि अपना विकास हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं। हम अपनी प्रतिभाओं के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने तप के बल पर, अपने अनुभव के बल पर तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय होगा, जो मानसिक और शारीरिक, मैं फिर कहूंगा राम के नाम पर आने वाली सरकार अगर सनातन के साथ ही भेदभाव कर रही है, अगर सनातन के रक्षकों के साथ ही भेदभाव कर रही है, अगर सनातन समाज के अग्रजों के साथ ही भेदभाव कर रही है, जिन शास्त्रों को आप लोग पूछते हैं उन शास्त्रों की रक्षा करने वाले और यहाँ तक लाने वालों के साथ ही भेदभाव कर रही है, तो पत्रकार महोदय आप मुझे बताइए कि क्या ये वास्तव में विकसित भारत है या केवल लफ्फाजे, राजनीतिक लफ्फाजेबाजी है? आप मुझे इतना बताइए। अब हमारे बीच में एक महिला भी है जी, और कोई प्रश्न आप पूछिए। सर मेरा सवाल ये है, आज के टाइम में क्या ब्राह्मण समाज इतना कमजोर हो गया है? अदर समाज के लोग हमेशा ब्राह्मण समाज पे टिप्पणी करते हैं, कभी रोटी बेटी की बात करते हैं और खुले मन से बोलते हैं, लेकिन सरकार उन पे एक्शन नहीं करती है। उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? वही बात है ना, आपने कहा ब्राह्मण कमजोर नहीं है, लेकिन ब्राह्मण जब उसके ऊपर रिएक्ट करता है, आज भी हम कहते हैं शास्त्र से शस्त्र तक में निपुण, भक्ति एवं शक्ति के प्रतीक जिन भगवान परशुराम जी को हम पूछते हैं, मैं माफी के साथ कहूंगा अगर प्रभु श्री राम को शस्त्र विद्या दी तो किसने दी? हमने दी। कृष्ण जी को शस्त्र विद्या दी तो किसने दी? हमने दी। सिखों के गुरु तेग बहादुर के लिए बलिदान देने वाले कौन थे? भाई मतीदास, भाई सतीदास। उनके कौन थे? लक्ष्मण बंदा, वीर बंदा बैरागी, जिनको आप कहते हैं लक्ष्मण भारद्वाज। तो शारीरिक रूप से, ज्ञान के रूप से हम कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन संविधान ने हमारे पैरों के अंदर बेड़ियां डाल दी हैं, और बेड़ियां हम किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, हम चाहकर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमारे लोगों के ऊपर जानबूझकर टारगेट करके उन बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। और अगर आपने भी देखा होगा अनेक उत्तर प्रदेश के किसी बच्ची को छेड़ दिया, किसी को कुछ कर दिया, गया वो रिपोर्ट लिखाने तो पता पड़ा SC ST एक्ट उसी के ऊपर लग गया। आप ऐसी दिक्कत क्या है कि जिस काम के लिए SC ST एक्ट बनाया गया था, अब उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। हमें उस एक्ट से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग रोकने के लिए हमें भी, अगर हमें कहीं लड़ने के लिए, मान लीजिए फौज को हम कहते हैं पाकिस्तान से लड़कर आइए, तो सर फौज के पास भी तो हथियार होना चाहिए ना। हमारे से वो हथियार छीन लिए गए हैं, हमें हथियार विहीन करके मैदान में भेजा जा रहा है, और हमसे उम्मीद भी की जाती है कि हम समाज का भला करें, हम शास्त्रों की रक्षा करें, हम अच्छी अच्छी बात करें, हम ज्ञान की बात करें, हम रक्षा करें, हम रिसर्च के, हम अनुसंधान क्षेत्र के अंदर जाएं। वो उम्मीद तो आप हमसे करते हैं, लेकिन हमें रक्षा प्रदान करने की उम्मीद। एक छोटा सा, मैं माफी के साथ, छोटा या बड़ा कुछ भी कहिए, एक विधायक भी होता है, वो भी अपने साथ रक्षक लेकर चलता है, अंगरक्षक लेकर चलता है। सांसद भी अपने साथ अंगरक्षक लेकर चलता है। बाकी मंत्रियों के साथ तो जो काफिला होता है, तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं? हमारे लिए वो रक्षा का कवच, हमारे लिए वो अंगरक्षक क्यों नहीं? सर अभी आज परशुराम जी की जयंती भी है। अभी आगरा में एक वीडियो वायरल हुई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जन्मदिवस, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है। तो सर वहाँ पर बाबा परशुराम जी के चौक पर कुछ उपद्रवी लोग वहाँ पर जाकर के झंडा गाड़ते हैं, और उसमें अभी पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, अब मैं इसमें क्या आई इसमें सर, उसके अंदर आप बताइए ना, वो झंडा गाड़ते आगे, अगर हम कुछ रिएक्ट करेंगे तो हमारे ऊपर फिर केस आ गया। एक सीधी से रावण जी का बयान आता कि वो जोश जोश में कर दिए, मतलब जो, तो ठीक है, अगर हमें भी जोश जोश में कर दे तो हमें माफी दे दी जाएगी। देखिए, अपराध अगर गलती कोई करता है तो उसकी सजा तो मिलती है, वो आपने जाने की हो या अनजाने की हो। आपने कत्ल करके मैं बच नहीं सकता, चाहे मैंने जानबूझकर किया या अनजाने किया, मुझे तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो दिक्कत समझ में नहीं आते। कंपैरेटिवली साउथ इंडिया में ब्राह्मण ज्यादा है, वहाँ पे तो कोई डिफरेंसेस नहीं। व्हाई इट इज इन नॉर्थ इंडिया? सर, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है वही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो सकता है, और दूसरी बात है कि दूर के ढोल सुहावने, मुझे नहीं पता दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, विदेश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
ठीक है, मैं अपने यहाँ की बात कर सकता हूँ। एक मिनट, साउथ की बात सर, हम अपने यहाँ की बात कर सकते हैं जी। घरेलू नौकरी ब्राह्मण हुआ, घरेलू नौकरी है, मानव पीड़न है। जी जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको संविधान में कोई भी सुरक्षा का प्रावधान नहीं दिया गया अभी? आपके सामने मुझे ढूंढ कर बता दीजिए, अगर हमारे साथ कोई गलत करता, खाली शारीरिक रूप से नहीं, मैं कहता हूँ मानसिक रूप से भी, हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर देता, आप मुझे बताइए ना कि अगर हम उस पर रिएक्ट करें तो क्या हमारे विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, हमारे ऊपर एक्ट नहीं लगेंगे? सरकार इतनी गारंटी दे दे, चलिए छोड़िए। आप चाहते हैं कि उसमें कुछ प्रावधान होने चाहिए? इसीलिए आज हम आए ना बेटा, ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम, हम इसीलिए आए। और देखिए नाम क्या, ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण, हम किसी का छीनने के लिए नहीं आए हैं। अगर हमारा उत्पीड़न होता तो उसका निवारण किया जाए, हम वो एक्ट मांगने के लिए आए हैं। ठीक है ना, धन्यवाद। आइए। थैंक यू सो मच। अंकल इस पे मैंने ये लगाया है तो याद से लगा बेटा, कोई बात नहीं, हमको सब याद रहता है। दीपक गौड़ साहब, आज आप जंतर मंतर पर और जिस प्रकार से ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम की मांग हेतु कुलदीप भारद्वाज जी पहुंचे हुए अपनी पूरी टीम के साथ, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, मेरा नाम दीपक गौड़ है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ और आज जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है, ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण। देखो, जब सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए जब हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से कानून बन रहे हैं, तो जो ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का उत्पीड़न सीधा सीधा हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज हमारी जाति देखकर कि ये ब्राह्मण है, अगर कोई हमारा किसी से झगड़ा भी हो जाता है तो हमारे ऊपर सीधा सीधा SC/ST एक्ट थोप दिया जाता है। अगर हमारा किसी से आपसी लेन देन होता है, हमारा किसी से ज़मीनी विवाद होता है, या हमारा किसी से कुछ भी नहीं होता, हम रास्ते से निकल के जा रहे हैं और बस हम किसी को निगाह उठा के देख लें तो ये कहते हैं तूने देख कैसे लिया भाई, तूने, तेरे ऊपर सीधा SC/ST एक्ट लगेगा और तूने हमको इस तरीके से घूरा है, सिर्फ घूरा है उसको, और घूरने के ऊपर ही वो कह देगा आगे कि भाई तूने हमें घूरा और तूने हमको जाति सूचक गाली दी और ये दी, फलाना दी, ढिमकाना दी। तो जब हमारा एक भाई ब्राह्मण जाके अगर कोई उसको जातिगत रूप से अगर कोई शिकार होता है तो हम जाके किससे कहें? सभी के लिए आयोग हैं, किसी के पास SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके अलावा और आपका माइनॉरिटी के लिए भी आयोग बना हुआ है। तो हर आदमी एक तो अपनी बात कहने के लिए सबको जगह है। कहीं आपको ब्राह्मण आयोग दिखाई देता है कहीं इस देश के अंदर? क्या अगर कोई ब्राह्मण के खिलाफ कुछ गलत होता है, जाति के आधार पर हमारे ब्राह्मण की एक चोटी खींची जाती है। आप देख रहे हैं पीछे आपने घटना देखी, जो आपका गंगा स्नान करने के हमारे साधु गए थे, उनकी चोटियां पकड़ पकड़ खींची। तो क्या वो उत्पीड़न जो हो रहा था वो जाति आधार पर नहीं हो रहा था? क्या देख के नहीं हो रहा था कि ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़े जा रहे हैं? क्या वो ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं है? तो उस उत्पीड़न का शिकार अगर एक ब्राह्मण होता है तो उसके लिए कोई अधिनियम हमारे भारतीय संविधान में क्यों नहीं है, या उनके लिए कोई आयोग क्यों नहीं है? तो इस तरह की मांगें हैं जिससे हमारा जो गरीब शोषित ब्राह्मण है उसको, उसका परिवार, उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो वो किससे जाके कहे? क्या अधिनियम है, कानून कोई नहीं है हमारे ऊपर। आंदोलन हमारा लगातार चल रहा है। हम तो, हमारे पास सिर्फ एक ये तो है नहीं है। अभी आपने देखा पिछले दिनों UGC कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया, उससे पहले SC/ST अमेंडमेंट करके SC/ST एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया कि आज हम उसमें अग्रिम जमानत नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा तो आंदोलन चल रहा है। जब तक ये सरकार इन काले कानूनों को या तो बंद वापस ले, या तो ऐसे कानून जाति के आधार पर बनाए ना जाए, या तो सारे वापस हो, या फिर स्पेशली ब्राह्मणों के लिए भी एक कानून बनना चाहिए। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी ये काम कर पाएगी जो आपका मांग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये तो दूर की बात है। हम तो ये कहते हैं कौन सी पार्टी ने किया है, आप ये बताओ कौन सी पार्टी ने? आज तक कांग्रेस ने पीछे 70 साल तक राज किया और ये 15 साल से अब होने जा रहे हैं इनको। भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में काबिज है। इन्होंने ऐसा एक कोई काम किया हो कि भाई जिससे उनको ये लगता हो कि सभी जातियों के लिए कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन किसका साथ और किसका विकास? अगर कोई, आज आपने कल पार्लियामेंट के अंदर देखा कि जो ये बिल लेके आ रहे थे कि महिलाओं के लिए, अगर उस ये बिल क्यों गिर गया पार्लियामेंट में, आप बताओ? क्योंकि इसमें राजनीति थी। अगर इसमें कहीं ना कहीं SC/ST OBC होता, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं थी इस बिल को गिराने की। तो ये तो सब एक ही नस्ल है, एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं। ये नहीं है BJP करेगी, कांग्रेस करेगी, ये सब एक ही काम कर रहे हैं। अब हमारा जो मेन मकसद है, हमारा मेन मकसद सरकार से लड़ाई लड़ना नहीं है। हमारा मेन मकसद अब ये आ गया है कि हमारे जो इस सरकार के अंदर
जो या सरकार के बाहर या कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, जो हमारे समाज के, जो ब्राह्मण समाज के जो नुमाइंदे हमने चुन के भेजे हैं, जो लोकसभा के अंदर बैठे हैं, राज्यसभा के अंदर बैठे हैं, हम लड़ाई हमारी उनसे है कि या तो वो हमारे लिए ऐसे कानूनों को बनाना बंद करें, या फिर जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं अपनी, या हमारी उसमें मदद करें। आज एक ब्राह्मण सांसद को छोड़कर आपने यूजीसी के मुद्दे पर देखा होगा, प्रियंका चतुर्वेदी, सिर्फ उनकी एक आवाज यूजीसी के खिलाफ उठी। इसके अलावा सारे जो ब्राह्मण सांसद हैं, क्या देश की संसद में 100 के करीब ब्राह्मण सांसद है, क्या वो मौन व्रत रह के बैठे हैं? क्या उनको दिखाई नहीं देता हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है? ये क्यों नहीं बोलते हैं वो आके? क्या लगता है कि आप लोग की अगर आवाज नहीं सुनेगी तो जिस तरह से कृपाल जी महाराज जी ने जो कांग्रेस की सरकार में श्राप दिए थे, क्या वही श्राप तो इनको लग गए हैं, श्राप तो लग गए हैं। अब के अभी देखो आप, श्राप इनको ऐसे लगेंगे कि अब ये जीतने वाले नहीं है। अभी आप देख रहे हैं पीछे, हम तो अगर ये अभी नहीं मानते 2027 में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सबका सफाया होगा। आप देखना, वहां हम एक तीसरा विकल्प तैयार करेंगे, हम इनके लिए तीसरा विकल्प तैयार करेंगे और हम इन सारी पार्टियों को सफाया करेंगे। जो भी पार्टियां यहाँ पे इस तरह के कानून बना रही हैं, जो भी जातिवाद धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं, उनका सबका सफाया किया जाएगा। या तो जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, SC/ST एक्ट समाप्त किया जाए, यूजीसी समाप्त किया जाए, और जो हमारे ब्राह्मण उत्पीड़न अधिनियम बना करके हमारे ब्राह्मणों को जो संरक्षण दिया जाए। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद सर जलाइए। एक सेकंड, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट, मैं 1 सेकंड इसको पकड़ लीजिए, ठीक है? 1 सेकंड, अगर इसमें से आपको कोई निकले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? बस आपके लिए देखिए, जैसा हमने बताया, आज हम प्रधानमंत्री कार्यालय को जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, विषय ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम। अत्यंत दुख का विषय कि आज भगवान विष्णु के 6ठे अंशावतार परशुराम जी के प्रकटोत्सव दिवस पर भी लाखों वर्षों से सनातन एवं राष्ट्र के प्रहरी बन सेवा करते आ रहे जातिगत रूप से अल्पसंख्यक एवं आजाद भारत में हर प्रकार से पीड़ित एवं गुलाम ब्राह्मण समाज को सनातन शास्त्र एवं स्वयं का अस्तित्व बचाए रखने हेतु स्वतंत्रता से पूर्व गठित दी ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा दिल्ली के नेतृत्व में जंतर मंतर पर एकत्रित हो ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम हेतु आपके कार्यालय को ज्ञापन सौंपने पर विवश होना पड़ा है। प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं एवं आपका कार्यालय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में ब्राह्मणों के हो रहे शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न से कदापि अनभिज्ञ नहीं होंगे। वैसे भी सनातन एवं ब्राह्मण वर्ग पर होने वाले अत्याचारों से समाचारों की दुनिया भरी पड़ी है, परंतु बदकिस्मती से हमारी रक्षा हेतु कवच रूपी कोई अधिनियम इस स्वतंत्र भारत में नहीं है। और यही कारण है कि कुछ उद्दंडी लोग ब्राह्मण समाज पर आघात कर कुछ विशेष कानूनों का दुरुपयोग करते हुए ब्राह्मण समाज पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं और ब्राह्मण स्वयं को बेगुनाह सिद्ध करने हेतु जीवन के अनेकों वर्ष जेल और कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर देता है। हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि अब ब्राह्मणों को जानबूझकर शिकार बनाया जा रहा है तथा ब्राह्मण वर्ग की बहन बेटियों पर बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर साधारण समाज के उद्दंडी लोगों द्वारा अभद्र टीका टिप्पणी का चलन बढ़ रहा है। कहीं ब्राह्मणों को पेशाब पिलाया जा रहा है तो कहीं करंट लगाकर मारा जा रहा है। इन सब पर शीघ्र रोक लगाने हेतु ब्राह्मण समाज के पक्ष में भी कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। और आज परशुराम जयंती के दिन दी ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा, जिसको हम सब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नाम से जानते हैं, के नेतृत्व में आपके कार्यालय को सौंपे जा रहे इस ज्ञापन के माध्यम से शीघ्र ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम के गठन हेतु वर्तमान सत्र में ही संसद में बिल लाकर पारित कराने एवं उसकी अधिसूचना जारी करने की मांग की जाती है। और मैं ये स्पष्ट कह दूं कि ये केवल आज हम केंद्र से मांग रहे हैं और इसको आपने अभी एक प्रश्न किया था हमारे साथी से, इसके लिए नेचुरली आंदोलन बढ़ेगा। मैं आज रात को मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ आद्य गुरु शंकराचार्य जयंती है परसों को, और परसों आद्य गुरु शंकराचार्य में वहाँ पर भी हम स्टेट गवर्नमेंट से भी इस अधिनियम की मांग कर रहे हैं और बाकी वो कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ। तो आपके साथ और भी जैसे SC OBC समाज के लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं क्या? देखिए, ज्यादातर लोग, मैंने कुछ उद्दंडी शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा नहीं है कि SC ST को सारे हमारे खिलाफ है, हमारे साथी हैं, वो भी हमारा ही अंग है, हमारा ही परिवार है, ठीक है? तो हम इस आंदोलन को नेचुरली आगे बढ़ाएंगे। आप इसका रूप और स्वरूप जैसे आपने पीछे भी देखा होगा, चाहे मनुस्मृति पूजन हो, हम मनुस्मृति का भी पूजन करते रहे हैं,
हम आद्य गुरु शंकराचार्य जयंती भी बनाते हैं, हम वामन अवतार जयंती भी बनाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो बलिदानी हैं भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयालदास, उनके बलिदान दिवस, अनेकों चीजें हैं। और जो पीछे चली संविधान निर्माण समिति में एक नहीं 13 ब्राह्मण भी थे, उनके दिवस भी अब हम लोग मनाएं तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे आपने बहन बेटियों की बात करी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। आपने बहन बेटियों की बात करी कि हमारे बहन बेटियों के खिलाफ बहुत सारी चीजें हुई है। लव जिहाद में आजकल ब्राह्मण समाज की बेटियों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो बेटा, अब बात यह है कि मैं हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देखता, एक कारण है। आपकी बात ठीक है, हाँ आप सुनिए ना मेरी बात। आप खाली आप लव जिहाद पर हिंदू मुस्लिम एंगल पर क्यों जा रहे हैं? आपकी ब्राह्मणों की बेटियों को टारगेट तो ये तथाकथित आरक्षित वर्ग का जो हिंदू समाज है वही कर रहा है सबसे पहले। तो पहले मैं अपने घर को तो बचा लूं, पहले राष्ट्र के अंदर की तो बात कर लूं, पहले तो देश के अंदर छुपा गद्दार है उससे तो निपट लूं, पाकिस्तान से तो मैं बाद में निपट लूंगा। वो लव जिहाद के नाम पर मैं ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा, वो भी गलत है। लेकिन उससे पहले आप बताइए ना, ब्राह्मणों की, अभी आपने संतोष वर्मा आदि जैसे अनेकों लोग थे, उनको ब्राह्मणों की बहन बेटियां चाहिए, तो वो भी तो गलत है। उसमें सिर्फ लव जिहाद दूसरे वर्ग का एंगल आ गया, यहाँ जातिगत बात वही है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। टारगेट ब्राह्मणों की बहन बेटियों को यहाँ का तथाकथित वर्ग भी कर रहा है और वो लोग भी कर रहे हैं, तो दोनों से सावधान और दोनों के विरुद्ध हम हैं। मैम, महिला बिल पास हुआ है और बीजेपी अपनी जीत की भी खुशी मना रही है और हार की भी खुशी मना रही है, और कांग्रेस तो ऑफ कोर्स जीत की खुशी मना रही है। तो क्या लगता है इसमें किसकी हार हुई है और किसकी जीत हुई है? आपको कैसा लगता है? या फिर बीजेपी की जीत और हार दोनों हुई है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से पहली बात तो जीत किसी पार्टी की नहीं होती है। ये कोई भी बिल अगर आता है तो वो पूरे देश के लिए आता है, क्योंकि हम भारत पे रहते हैं और हमारे लिए भारत एज एन नेशन की जीत होती है, किसी पार्टी विशेष की जीत नहीं होती। और जब आप ये बात कह रही हैं कि फीमेल रिजर्वेशन बिल हम जिसको कि पास कराए हैं और दोनों पार्टीज अलग अलग एंगल से उसको अपोज कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये महिलाओं के लिए ये एक बहुत ही दुख की बात है कि आज हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस बात की बात करें कि हमें आरक्षण चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। ये कहना अपने आप में कि आप कहते हैं महिला सशक्तिकरण, हम सशक्तिकरण की बात अभी क्यों कर रहे हैं? हम ऑलरेडी एम्पावर्ड है। It's not about giving us a reservation and making us empowered. We are already empowered. आप ये वर्ड बोल के इंडिया के, हिंदुस्तान के सारे महिलाओं को दुखी कर रही हैं, लाइक उनको ताना मार रही हैं। मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं कि ये जो बिल पास नहीं हुआ है? नहीं, बिल बिल्कुल पास होना चाहिए, आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ किसी पार्टी के अलाइन होने के लिए नहीं मैं कह रही हूँ। अगर ये बिल कांग्रेस लेके आती और कांग्रेस भी पास करती तो वैसे ही महिलाएं खुश होती जिस तरह की बीजेपी लेके आ रही है। देखिए, आप उन महिलाओं की बात मत करिए जिनका कि समाज में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है। हम उन महिलाओं की बात करते हैं जहां सोच ही नहीं पाती हैं कि हमें आना है, बिकॉज हमारे पास कोई पॉलिटिकल टैग नहीं होता, कोई पॉलिटिकल सरनेम नहीं है, ना हमारे पास पिता का नाम है। आप देखिए ना कितनी महिलाएं, मैं अगर चाहूं कल मुझे इलेक्शन लड़ना है, कौन सी पार्टी मुझे टिकट देगी? कोई नहीं देगी, बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग दैट पॉलिटिकल सरनेम। मेरे पास है ही नहीं वो पॉलिटिकल सरनेम, ना मेरे पिता, ना मेरे चाचा, ना मेरा भाई, ना मेरे दादा, कोई नहीं है मेरे पास। तो एक्चुअली में ये बिल किसके लिए फायदेमंद है और क्या ये सही समय है बिल लाने का? ये इम्पोर्टेंट है। आप सही समय की बात करके ये जो उजागर करने, अभी बंगाल में चुनाव चल रहा है और वहां पे क्या लगता है? आरक्षण में भी आगरा और पिछड़ा था। एक्चुअली देखिए, मैं बता रही हूँ ना, आई डू नॉट वांटेड टू मेक इट एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है मेरा, सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह से आप रिजर्वेशन दे रहे हो कि हाँ इतने परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व है महिलाओं के लिए, तो कौन सी महिलाएं, मतलब कैटेगराइजेशन आप ये कह रही है कि भेदभाव, इसमें भी भेदभाव है? बिल्कुल होगा। आप ये बताइए ना, कोई ऑलरेडी एमएलए एमपी और वहां की सीट आरक्षित हो गई कि ये महिला सीट है, भाई आपकी बीवी आ जाएगी, आपकी माँ आ जाएगी लड़ने, आपकी भाभी आ जाएंगी लड़ने, देन व्हाई, हु इज लाइक व्हाट महिला, कौन सी महिला? इट्स नॉट अबाउट दैट हमारे जैसी लड़कियां आ जाएंगी और हमें पॉलिटिकल, बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हमें एक मौका मिलेगा खड़े होने का, हम दबा दिए जाएंगे। बस यही कहना चाह रही है कि जो सरकार बिल पास कर रही है तो
उन लोगों के भी लिए करे जो इनके हकदार है, रियल हकदार है। में इसका भी टेस्ट होना चाहिए, इसका भी टेस्ट होना चाहिए कि भाई हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, हु इज एलिजिबल टू स्टैंड फॉर द पोस्ट। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी उठाया जिसको पता ही नहीं है आप कितना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हो, आप पॉलिसी में बैठ रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप पॉलिसी में क्या करोगे। तो इसका भी कायदे से एक टेस्ट होना चाहिए कि भाई ये लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, पॉलिटिकली भी। ये तो खास जब नए लोगों को मौका मिलेगा और जब नए लोग आएंगे तो ऑब्वियसली भारत में क्रांति आएगी। तो मतलब इस पे बीजेपी कहीं ना कहीं फेल हो रही है, इस कारण ये बिल नहीं पास हुआ है तो अच्छा हुआ है। सी आई वुड नॉट से एनीथिंग कि बीजेपी फेल हो रही है, कांग्रेस पास हो रही है, बट अगर कभी भी कोई भी रिजर्वेशन आता है और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि महिला एज एन होल, कि अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं का इंक्लूजन हो, महिलाएं मेन स्ट्रीम में आए, तो महिला हर वर्ग की आनी चाहिए। अच्छा, महिलाओं की बात कर रही हैं, अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, होने वाले हैं, क्या लगता है कि ये बिल बंगाल में बीजेपी के लिए महिला वोटिंग फायदेमंद हो सकती है, साबित हो सकती है? देखिए, महिलाएं क्योंकि हमारा क्रोमोसोम ही ऐसा है कि हम भावुक होते हैं और डेफिनेटली हमें ऐसा लगेगा कि ये बिल हमारे हित में है, और महिलाएं बहुत खुश भी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्रांति है, काफ़ी सालों से बैकअप है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा, तो वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रुख किस तरफ मुड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या कांग्रेस ने इसका विरोध किया है? इसका मतलब महिलाएं कांग्रेस के प्रति प्रदर्शन करने लगी है। देखिए, कांग्रेस ने इसका विरोध किस लिए किया है, ये सब एक मैटर ऑफ, ये सारी चीजें अभी चल रही हैं डिस्कशन में। कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इसका विरोध नहीं कर रही है, वो समय का विरोध कर रही है कि सही समय नहीं था। आप समय के बार बार बात कर रही हैं, मतलब ये राइट समय क्यों नहीं है? क्यों आपको लग रहा है कि ये बीजेपी अपने फायदेमंद के लिए कर रही है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी की बात, हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हाँ वो बात ठीक है आपकी, आई एम नॉट टारगेटिंग, क्योंकि मैं एक निष्पक्ष रूप से बात कर रही हूँ, महिला होने के नाते एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि कोई सही समय कभी भी नहीं है, लेकिन अगर बहुत कुछ कैलकुलेटेड हो तो वो गलत समय होता है। और अगर आप महिलाओं के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप पूरा सिस्टम को चेंज करिए, और आप ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ सीट्स ऐसे निकाले जो बिल्कुल ही कहीं से भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो। नई महिलाओं को मौका दीजिए ना। आप क्यों फैमिली लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं? मोदी जी तो माफी भी मांग रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए, महिलाएं मुझे माफ करना है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, न कर पाऊंगा क्योंकि विपक्ष ने साथ नहीं दिया। मोदी जी ने तो ये भी कह दिया कि जिसकी जितनी सुन रहे हैं, मोदी जी ने तो ये भी कह दिया है कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उन्हें महिलाओं को ज्यादा आरक्षण मिलेगा। ये पार्लियामेंट के अंदर उनका प्रस्ताव, क्या ये उचित है? ये क्या सही है कि उसमें भी जिसकी जितनी संख्या बारी ऐसा करके उन्होंने प्रस्ताव लेकर आया? ऐसा बिल होता है? नारी सब सम्मान होती है कि उसमें भी ऊंच नीच होता है? नारी में भी भेदभाव होता है क्या? आपके इस बातों से मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं नाखुश हो जाएंगी, आपको बहुत सारी पकड़ के छोड़ोगी। बहुत ज्यादा बुरा भला भी कह सकती हैं कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि सबको ये लग रहा है नहीं कहेंगी कि नारी की कोई जाति नहीं होती, नारी सब सम्मान में है, सब आदरणीय है। नारी का सबका मर्यादा होना चाहिए। जो भी हुआ अच्छा हुआ, ऐसा गंदा बिल पारित नहीं होना चाहिए। मैं प्रसन्न हूँ और सब नारी को प्रसन्न होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, इसमें नारी, मुझे लगता है कि आप कितनी नारी, आशा एक बात बताइए, आप नारी बिल की बात कर रही हैं, इस एक्चुअली में जब आई एम गिविंग अ स्टेटमेंट की एक्चुअली में इससे कितनी महिलाएं बेनिफिट हो रही हैं, वो किसके लिए रिजर्वेशन है? वो भी बड़े गिने चुने लोग हैं। आपको भी पता है कि इलेक्शन लड़ना, वहां तक पहुंचना कितना डिफिकल्ट है। इट इज नॉट फॉर अस, इवन कि हमारा क्वालिफिकेशन इतना हाई है लेकिन हम नहीं कर सकते। सो मेनी प्रेशर्स आर देयर, पार्टी प्रेशर, ये प्रेशर, फिनेंशियल प्रेशर, ऐसा बहुत सारा प्रेशर है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप रिजर्वेशन ले आइए, दैट इज गुड, बट उस रिजर्वेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, इसका भी ध्यान रखिए कि बेनिफिशियरी कौन है उसका। बेनिफिशियरी फिर वही विधायक जी की बहू है, विधायक जी की पत्नी है, और मंत्री जी की बहू है, मंत्री जी की पत्नी है। अगर बेटी है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो विपक्ष में भी बैठे हुए हैं, पक्ष वाले ऑफ कोर्स इसका सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन विपक्ष वाले भी जो हैं, ये पारित नहीं हुआ है, वो इस बिल पारित नहीं हुआ है, इसके खिलाफ हैं। मर्द समाज जो हैं
और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि मर्द समाज कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहती है। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कि पूरा सम्मान करते हैं मर्द, और ये नहीं कहते सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हम पूरे मेल सोसाइटी को बुरा नहीं कह सकते। कई ऐसे जहाँ पे समाज में जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं टकराव तो होते ही है। तो कुछ लोगों के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब कोई महिला आगे बढ़ती है तो उसके पीछे किसी न किसी रूप में एक पुरुष का हाथ होता है। इस बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। और ऐसा नहीं है कि पुरुष समाज नहीं चाहता कि उनकी महिलाएं आगे बढ़े, वो बड़ा गर्व से कहते हैं। अभी बात हो रही थी ना, हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री कौन है, वो भी एक महिला है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो भी एक महिला है। तो महिला होने के नाते हमारे पुरुष भी हमें अप्रिशिएट करते हैं। और आज जितना भी हमें कुछ भी सोसाइटी ने दिया उसमें बहुत पुरुषों का हाथ रहा है। थैंक यू सो मच मैम।